द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल, नमस्कार। कल हमने वीडियो बनाया था निफ्टी के 5 टॉप गेनर्स क्या कहते हैं, क्या इशारा करते हैं, क्या इंगित है उनका, और वो शेयर थे आईटी सेक्टर। पहले 5 टॉपर आईटी सेक्टर के शेयर थे। 800 पॉइंट कल इंडेक्स बढ़ा। आज भी तेज है, आज भी नीचे से नीचे खुल के ऊपर जा रहा है लगातार, शनै शनै। ये इस बात को शो करता है कि देयर इज ए कंटिन्यूस बाइंग इन आईटी सेक्टर। और मैं आपको पिछले 3 महीने से रिकमेंड कर रहा हूँ। रिकमेंड क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं इस पर स्टडी दे रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, मार्केट पोजीशन की स्टडी कर रहा हूँ, अमेरिका की, इंडिया की, जो भी था सारा इसके इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ। वो सब इसलिए था कि आप लोग कम से कम इसको समझें, पढ़ें, लिखें और आपको लाभ हो। आपको लाभ होने में मेरे को क्या दिक्कत है, मैं आया ही आपके लाभ के लिए हूँ। तो खैर, ये तो ये बात रही। अब आज बाजार की बात कर लेते हैं। बाजार में आज आईटी तेज है, सीमेंट तेज है, एसीसी का शेयर तेज है, अंबुजा तेज है, और भी बहुत से शेयर हैं जो कुछ तेजी पर हैं। गार्डन रीच शिप तेज है। इस तरह से ये तेजी और मंदी का सिलसिला खैर चलता रहेगा, लेकिन जो मेन सबसे बड़ी बात ये है, जो आईटी का सेक्टर जो दबा हुआ था वो अब उठने लगा है। और इसमें जो टीवी पे एनालिस्ट आ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि भाई आईटी सेक्टर उठेगा। मेटल दब रहा है, और मेटल के लिए मैं आपसे यही कहा करता था कि मेटल चलेगा नहीं। रे चला भी नहीं, वो कुछ चलने में चलना नहीं था। मतलब जैसे टाटा स्टील का शेयर था, खामखा उठा रहे थे उसको ऑपरेटर्स, है नहीं। स्टील अथॉरिटी का शेयर था, खामखा उसको उठा रहे थे, दे रहे थे उसके, मतलब नीचे पाए, फर्जी पाए लगा रहे थे, प्लस अनावश्यक मिट्टी के ढेर पे खड़ा कर रहे थे उसको। नतीजा यही हुआ भाई, बिना अर्निंग के, बिना ग्रोथ के कोई शेयर कैसे चलेगा, ये बताओ। डिमांड है, डिमांड भी, अगर डिमांड होती तो प्राइसेस क्यों गिरती। मतलब चाइना में आप देखिए 37 युआन पर टन का रेट रह गया है। 3700 युआन पर टन का रेट रह गया चाइना में स्टील का, एचआर कोयल का। एचआर कोयल इज द मोस्ट वर्सटाइल आइटम इन द स्टील सेक्टर, जो कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, जिसके अंदर रेमुनरेशन स्टील कंपनीज को अच्छा मिलता है और जिसकी डिमांड भी काफ़ी रहती है। चूँकि ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, स्ट्रक्चर्स, इन सब के अंदर एचआर कोयल काम आती है। उससे सीआर कोयल बनती है, जीपीजीसी शीट बनती है। तो वो चल नहीं पाया मतलब, और वर्किंग अच्छी नहीं आ रही है, तो भी कह रहे हैं स्टील सेक्टर खरीदो, स्टील चलेगा चलेगा। तो खैर एनीवे, हम कोई झगड़े में नहीं पड़ना, जो हुआ सो हुआ। हमको आज के वीडियो की बात करनी है, और आज का वीडियो ये है माय डियर कि पिछले कुछ महीनों में और दिनों में भी कुछ मैनेजमेंट्स ने, कंपनियों के प्रमोटर्स ने अपने शेयर बेचे हैं। मतलब दे हैव सोल्ड देयर ओन होल्डिंग फ्रॉम द प्रमोटर ग्रुप होल्डिंग। और उससे पहले बेचे हैं, उससे पहले बेचे, यानी लास्ट 6 मंथ्स का मैं अकाउंटेबिलिटी बताऊंगा। और सन 2023 में बेचे थे, कैलेंडर ईयर 2023 में बेचे थे। और वैसे तो ज़्यादा बेचे थे इस साल के मुकाबले, वित्तीय वर्ष की बात करो, बेचे थे, वित्तीय वर्ष में बेचे, है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बेचा भारी मात्रा में है पैसा, ऐसी बात नहीं, भारी मात्रा में माल बेचा है। और वो अगर सामान्य टाइम होते या रिटेल इन्वेस्टर का पैसा बाजारों में नहीं आता, तो निश्चित मान लीजिए कि उस वजन से शेयर बाजार टूट जाते। एक तरफ तो एफआईज की सेलिंग, दूसरी तरफ मैनेजमेंट की सेलिंग, तो बचा कौन बाजार को थामने वाला? बाजार को थामने वाला केवल रिटेल इन्वेस्टर है, जो बाजार को रोके हुए है, बाजार को आगे बढ़ा रहा है। कुछ एचएनआईज भी हैं। तो आप देखिए कि हम ये देखेंगे आज कि उन्होंने जो शेयर्स बेचे हैं, अपनी होल्डिंग्स को बेचा है, उसका उन कंपनियों के शेयर मूल्यों पर क्या प्रभाव आ सकता है, क्या उनके शेयरों के मूल्य गिर सकते हैं, और बेचने के क्या कारण। ये जैसे प्रमोटर बेचता है तो एक तो चिंता का विषय होता है। ये तो जब प्रमोटर ही बेच रहा है तो रखेगा कौन?
इसका मतलब उसको आगे दिखाई दे रहा है कि रिपोर्ट खराब आ रही है, कंपनी की वर्किंग खराब आ रही है, कंपनी के ग्रोथ पे विराम लग चुका है, ये दिखाई देता है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं और बड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे इस पर। बिना विस्तृत चर्चा के जाने आप लोगों को कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। गत 6 महीने में 87,400 करोड़ रुपए के शेयर करीब 37 कंपनियों ने बेचे हैं। मतलब 37 कंपनियों ने 87,400 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। मतलब वैसे तो जो फिगर है सन वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में कम है, क्योंकि 2023 में 96,000 करोड़ शेयर्स 96,000 करोड़ के शेयर बेचे थे। लेकिन ये 96,000 करोड़ की फिगर इसलिए ज्यादा दिख रही है कंपैरिजन में कि अडानी ने अपने जो प्रमोटर कोटे का जो शेयर था, प्रमोटर ग्रुप के जो शेयर थे, वो बेचे थे। हिंडनबर्ग ने वो मतलब इसकी खराब रिपोर्टिंग कर दी थी बाजार में। उसमें सुप्रीम कोर्ट से, सेबी से कई जांचें हुई और कई चक्कर पड़े थे। तो इस कारण से वो फिगर 96,000 की, लेकिन अगर इंट्रिंसिक फिगर देखो तो वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। इस साल उसको जीके के राजीव जैन जो थे, उनको काफ़ी शेयर बेचे थे और उन्होंने भी काफ़ी शेयर लिए थे। तो ऐसी सूरत में दोस्तों ये देखते हैं अपन कि आखिरकार वो कौन सी तो कंपनियां और किन कारणों से शेयर बेचे। देखिए, इंडस टावर ने बेचे हैं, वेदांता ने बेचे हैं, इंटर ग्लोब एविएशन ने बेचे हैं, पोली कैब ने बेचे हैं, भारती एयरटेल ने बेचे, इंडिगो ने बेचे और टीसीएस ने बेचे। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने बेचे। फिर आप देखिए, सिप्ला ने बेचे, महिंद्रा ने बेचे हैं, ग्लैंड फार्मा ने बेचे हैं, पीवी फिनटेक ने बेचे हैं, मैनकाइंड फार्मा ने बेचे हैं। अब सवाल ये है कि ये शेयर आखिर इन्होंने क्यों बेचे। इसमें एक कॉमन रीजन सब कंपनियों पे लागू नहीं होगा। सब कंपनियों के साथ कोई न कोई अलग अलग कारण। अलग अलग कारण क्या हैं कि वेदांता का है, जैसे इन्होंने डेट को रिपे करना था, ये पैसा बेच करके और जो वेदांता पीएलसी उसको देंगे ताकि वो डेट चुका सके। भारी भारी कर्ज में घिर गई है ये कंपनी। अच्छा, अनदर थिंग, इंडस टावर, इनको भी डेट को चुकाने के लिए करना था, कुछ एक्सपांशन करने हैं। इंटरग्लोब एविएशन ने जो बेचे हैं उसका कारण मैं समझाता हूँ। उसमें एक गंगवाल फैमिली है, उस गंगवाल फैमिली ने अपनी होल्डिंग बेच दी है, हल्की कर दी। हो सकता है मैनेजमेंट में कोई डिस्प्यूट हो, देखो इतना डिस्क्लोजर तो कोई देता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इंटरग्लोब एविएशन को आने वाला 1 साल बाद का समय, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 महीने मान लीजिए कि 8-10 महीने के बाद का समय अच्छा नहीं। उसके 2-3 कारण हैं। आपने एक तो ये सुना होगा कि जो सिविल एविएशन मिनिस्टर बने हैं वो साउथ इंडिया से बने हैं, तेलुगु देशम पार्टी के हैं वो, और उन्होंने ज्वाइन करते ही समय कहा था कि वायुयानों के किराए ज़्यादा है, इनको कम करना है। तो एक तो वो कटौती होगी। दूसरी कटौती, जैसे जैसे टाटा ने जो इंडियन एयरलाइन टेक ओवर किया है, उससे जैसे जैसे उसमें फ्लाइट्स, वो जो एयरक्राफ्ट आते जाएंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट इतने मिलते नहीं है, बढ़ते नहीं है, इतने बढ़ ही नहीं पाते हैं, जैसे जैसे वो आते जाएंगे तो इंटरग्लोब एविएशन का जो मार्केट शेयर है वो उधर ट्रांसफर होता चला जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन तो बढ़ता ही बढ़ता है डे बाय डे। और एक जो कोरोना काल का रुका हुआ सैलाब था टूरिज्म का, चाहे वो कमर्शियल टूरिज्म था, चाहे वो एंजॉइंग टूरिज्म था, वो सब में भी कमी आई। वो रुका हुआ एक वैक्यूम था ना,
वो अब ढीला पड़ता होगा। आपने देखा होगा होटल इंडस्ट्री के शेयर अब ढीले पड़ते जा रहे हैं। इंडियन होटल का शेयर 650 पौने 700 बिक के 6.5 पौने 600 है। ये एक साफ इंडिकेशन है कि नाउ टूरिज्म इज बिकमिंग क्वाइट नॉर्मलाइज। तो एक तो इसमें इंटरग्लोबल बता दी मैंने। पॉलीकैब ने भी जो अपना स्टेक बेचा है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है कि केबल बिजनेस से बूमिंग कंडीशन में है और कोई भी चीज टॉप पर अपने शीर्ष पर पहुंच करके गिरती है, जरूर गिरेगी। काफी शीर्ष पर है, फिर इसका पी रेशो भी बहुत हाई है। एक केबल मैन्युफैक्चरर का पी रेशो 60 है। अब कुछ लोग इसको हैवेल्स से टैली करते हैं, वो कंपेयर करना गलत है, क्योंकि हैवेल्स मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, मल्टी कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी है। आप देखिए पंखा है, ट्यूबलाइट है, स्विचेज है, बोर्ड है, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी में कोई डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी में या इंडस्ट्रियल में कोई ऐसा आइटम नहीं है जो नहीं बनाती। फिर वो वॉशिंग मशीन बना दी, अब फ्रिज भी बनाना चालू कर दिया उसने। ये कंपनी केवल पॉलीकैब केवल मात्र केबल बनाती है। 87% जो टोटल सेल है इनकी, उसमें 87% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो केबल का है और 13% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो वायर, वो भी वायर है, मतलब स्विचेज वगैरह कोई खास नहीं है, कोई पंखे वंखे कुछ नहीं है, ना बहुत मामूली 1-8% हो। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज जो कंज्यूमर ब्रांड कंपनी का नाम समझा जा रहा है पॉलीकैब को, वो बात गलत है। अब ये कंपनी अपने चरम पर आ गई है और इसी कारण उन्होंने भी अपना मतलब जो पराठा सेक लिया है। तो इसमें थोड़ा सा सावधान रहिए और हो सके तो थोड़ा पार्शली बुक भी कर दीजिए। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी स्टडी बता रहा हूँ मैं आपको। ये पोजीशन है। भारतीय एयरटेल में कोई चिंता की बात नहीं, इन्होंने लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए बेचा है। इंडिगो की बताई दी है, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी ने बेचे हैं, ये बात सही है, 2% होल्डिंग बेची है इन्होंने। लेकिन माय डियर, मैं एक ही बात कहूंगा कि आपको ध्यान हो, खूब प्रचार हुआ है, प्रसार हुआ है, 92,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर चिप्स के प्लांट लगा रहे हैं टाटा। 2 गुजरात में हैं, एक असम में लगा रहे हैं, उनकी कॉस्ट 92,000 करोड़ है। दैट विल बी ए मोस्ट वैल्यूएबल ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ मोदी गवर्नमेंट। अब वो कब पूरे होंगे उनकी कोई डेडलाइन तो नहीं है, लेकिन उसमें 92,000 करोड़ के लिए मैं जहां तक, कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, कहीं आई भी नहीं है, लेकिन और काय के लिए जरूरत थी टाटा को पैसे 18-20,000 करोड़ रुपए की, और काय के लिए जरूरत हो सकती है भाई? इट वॉज दी ओनली नीड। उसकी इक्विटी कंट्रीब्यूट करने के लिए उसमें प्रमोटर का स्टेक है, उसका कुछ तो डेट फंडिंग के लिए मार्जिन मनी देना, खुद का मतलब जो शेयर है वो भी तो रखना पड़ेगा ना उसमें, और इक्विटी। तो डेट इक्विटी रेशियो किसी भी रूप से समझ लो, चाहे वो इक्विटी को प्रीमियम पे कंट्रीब्यूट करे कंपनी के अंदर, तो उससे अपने आप जनरल रिजर्व वगैरह दोनों बढ़ करके वो मतलब मैनेजमेंट का हिस्सा हो जाएगा, ये बात है। तो कोई चिंता की बात नहीं टीसीएस में। टीसीएस इज बाउंड टू अप्रिशिएट, एंड टीसीएस के बुरे दिन जो थे वो जा रहे हैं, एंड एवरीथिंग गोइंग टू बिकम नथिंग। मैंने एक कंपनी के बारे में बता रहा हूँ क्यों बेचा। सिप्ला ने इसलिए बेचे वो शेयर कि आपको ध्यान हो, आज के 1.25 साल पहले वो जो हमीद साहब हैं सिप्ला के प्रमोटर है, उनके कोई सन नहीं है, मतलब कोई इश्यू ही नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है। उनकी जो एक भतीजी है, एक भतीजा था, जिस भतीजे को कमिल नाम था उस भतीजे का, उस भतीजे को जिम्मेदारी सौंपना तय किया था इन्होंने आज के 4 साल पहले। लेकिन वो भतीजा फुटबॉल का शौकीन था और वो भाग गया, इंग्लैंड भाग गया, और अब बची भतीजी को सौंपा। तो भतीजी का भी काबू लगा नहीं, क्योंकि एक लड़की थी और यंग है, अभी एक्सपीरियंस नहीं है उसको। तो फिर कंपनी नहीं संभली, कंपनी थोड़ा गिरती चली गई थी। तो फिर जो एक मिस्टर अनंग बोरा है डॉक्टर रेड्डी लैब में, जो उनके अमेरिकन ऑपरेशन संभालते थे, उनको इन्होंने सीईओ अपॉइंट किया। और हमीद साहब की एज इस वक्त मैं समझता हूँ 85 साल से कम नहीं, तो वो तो कुछ भी नहीं करा। हमीद साहब ने बहुत अच्छे काम किए अपनी लाइफ में, कंपनी को
बहुत शीर्ष पे पहुंचाया मतलब। लेकिन हामिद साहब जो है उन्होंने, और वो अनंग बोरा उठा भी ले गए कंपनी को, और कंपनी को उठने के बाद चूंकि कोई भी आने वाले समय में कोई भी नहीं है, हामिद साहब का ब्रदर भी इसमें स्टेक होल्डर है, उन्होंने इस कंपनी का डिस्पोजल करना, बेचा, लिक्विडेट, मोनेटाइज करना उचित समझा। लेकिन कंपनी बिकी नहीं, क्योंकि खरीदारों ने जब कैलकुलेशंस किए तो कंपनी की खरीद उनके लिए वायबल नहीं थी। 50 कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1 लाख करोड़ रुपीज है। 1 लाख करोड़ रुपये मान लो 40-45 हजार करोड़ रुपया लगा के, और वो 2-2.5 हजार करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट उनके हिस्से में आता है, क्योंकि शेयर होल्डिंग भी तो है 2000, वो आधा 50% आएगा, मान लो 50% होल्डिंग होगी, 50%, तो वो ले थोड़ी सकेंगे उस प्रॉफिट को, प्रॉफिट तो कंपनी में ही रहेगा। लेकिन उनकी चलो उस बुक वैल्यू बढ़ जाएगी, डिविडेंड ले लेंगे, कुछ इस तरह करें। तो कई कंपनियों ने कोशिश की, डॉक्टर रेड्डी ने करी कोशिश, मफतलाल ने भी कोशिश की, और एक ब्लैक रॉक कंपनी है, म्यूचुअल फंड चलाते हैं अमेरिका में, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन वो वाइबिलिटी बैठी। क्योंकि ऐसी सूरत में कोई भी बायर जो है ना वो बहुत अच्छी रेट देने को तैयार नहीं था। 11,500-1200 पिन का शेयर अटका भी रहा काफी टाइम तक इस चक्कर में। तो वो जो रेट्स हैं वो नहीं मिल पाई। फिर इन्होंने ये तय किया कि भाई हम 20 मिल्स में इसके शेयर को बेचते हैं ओपन मार्केट, तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत बेचें, बाकी कंपनी में कोई खराबी नहीं। और नेचुरल है उस शेयर को डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ने डिफरेंट फेजेज में ले लिया होगा मतलब, तो ऐसी कोई खतरे वाली बात। महिंद्रा एंड महिंद्रा, उससे पहले ग्लैंड फार्मा ले लेते हैं। ग्लैंड फार्मा में कई फेजेज में इसके प्रमोटर ग्रुप के लोग निकले हैं, और उस निकलने का कारण क्या है कि ग्लैंड फार्मा जिस जोश खरोश के साथ आई थी, वो जोश खरोश कुछ टाइम तो चला, लेकिन उसके बाद में ग्रोथ डिम पड़ गई, और डिम इतनी पड़ी कि 950 रुपये पे शेयर आ गया था 45 रुपये जाकर के। हालांकि अभी 1900 1850 के आसपास चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखें तो एक तो ग्लैंड फार्मा का पी रेशियो बहुत हाई, 45-46 का पी रेशियो, जबकि डॉक्टर रेड्डी का तो 17-18 का पी रेशियो है, और अरविंदो का 19 के आसपास पी रेशियो है, जबकि बहुत बड़ी कंपनियां हैं, बड़े भारी प्रोडक्ट हैं उनके। फार्मा में सबसे बड़ी बात आप ये देखेंगे कि प्रोडक्ट वैल्यू रखता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वैल्यू रखती है। तो ऐसी सूरत में ग्लैंड फार्मा की कोई वैल्यू अब बढ़ने के आसार नजर नहीं आते हैं, और इसमें सबसे श्रेष्ठ यही है जो प्रमोटर ग्रुप के लोग हैं, वो दे आर गेटिंग आउट। हालांकि लेने वाले भी ले रहे हैं उसको, बल्क में ही खरीद रहे हैं, लेकिन हर आदमी की अपने अपने अलग सोच है, अपने अपने बल्क है। लेकिन मेरी ये राय है कि इस शेयर में ना पड़े, नो रिकमेंडेशन, एक विश्लेषण है ये। मतलब पीबी फिनटेक ने जो माल बेचा है, अपना स्टेक बेचा, वो तो 75% की कंडीशन को पूरा करने के लिए बेचा है। सेबी का एक रूल है कि कोई भी प्रमोटर 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं रख सकता। तो थोड़े टाइम पहले इनका आईपीओ आया था, और उस आईपीओ में 25% आईपीओ होल्डिंग इन्होंने पब्लिक को नहीं दी थी उसमें। तो अब ये बेच रहे हैं अपनी होल्डिंग को, कोई खास बात नहीं है मतलब उसमें, देयर इज नो डेंजर टू दी कंपनी। और ये बहुत छोटी कंपनी है आज की तारीख में, और सर्विस कंपनी है, इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस सेक्टर की ब्रोकरेज करते हैं, दे आर ब्रोकर टू दी इंश्योरेंस कंपनीज, और उसमें प्रॉफिट है, फुल्ली इंटीग्रेटेड, फुल्ली फिनटेक है ये। मतलब सारा सब कुछ ऑटोमेटिक है, 10-5 आदमी मिलकर काम चला रहे हैं, इसलिए इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। लॉन्ग टर्म के अंदर ये कंपनी ठीक ही रहनी चाहिए, मैं समझता हूँ। मैनकाइंड फार्मा ने भी जो तांडव किया था बाजारों में, 70-80 के पी रेशियो तक इनका शेयर चला गया था। ईमानदारी की बात मैं बता रहा हूँ, बाकी तो सब कहेंगे अरे मैन फंड का बहुत अच्छा है, अरे बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन शेयर बाजार में किसी भी चीज़ के परिणाम आने में, किसी भी चीज़ का असली शुद्ध रूप दिखाई देने में 2 साल का टाइम लगता है, कम से कम 2 साल लगता है। तो अब इन्होंने ऊंचे भावों के अंदर अपना स्टेक बेच डाला लो, अब खरीदार मरेंगे जिएंगे जो भी होगा, लेकिन वो एक बार तो इन्होंने टिका दिया और अपना दाम खड़े कर लिए। तो मेरी भी राय है मैनकाइंड फार्मा के शेयरों में भी ना पड़े, क्योंकि ये आप देखिए फार्मा सेक्टर में फिलहाल जो है ना वो कोई आनंद वाली बात नहीं है। बीच में ये उठा था, अभी कोरोना काल में भी उठा था, फिर बैठ गया, फिर अब ये उठा है, लेकिन अब ये उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को।
बिकॉज देर इज सम प्रॉब्लम ड्यू टू इलेक्शन इन अमेरिका, और वहाँ पर दवाओं के दामों को गिराया गया है। ऐसी सूरत में दीज कंपनीज आर नो मोर हाई प्रॉफिटेबल। और मैनकाइंड फार्मा हालांकि अमेरिका में नहीं दवाएं बेचती है, खाली इंडिया में बेचती है, लेकिन फिर भी इंडिया में 100% मतलब कम से कम 700-800 दवाएं हैं प्राइस कंट्रोल लिस्ट में, उनमें से ये भी निश्चित बना दी। तो इससे भी मैं समझता हूँ थोड़ा दूरी मेंटेन करनी चाहिए, जितना हो सके करिए आप, मतलब बाकी अपने अपने इच्छा है। भाई मेरा तो एनालिसिस यही है, मतलब मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं। तो ऐसी सूरत में मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं इस बारे में दोस्तों, और मतलब एक ऐसी ऐसी गूढ़ रहस्य की बातें बताई हैं आप। हाँ, मैं एक बात कहना भूल जाता हूँ बार बार, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो शेयर का जो काम करते हैं उनसे भी कह दें कि एक अवसर आया है कि कुछ सीख लें। अगर सीखना चाहें तो, किसी की इच्छा हो तो 20-25 मिनट का टाइम कोई ज़्यादा नहीं होता है इतने महत्वपूर्ण काम के लिए, तो देख ले, ठीक है, जैसा भी हो। और मेरी एक और निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए देखें इस वीडियो, क्योंकि आधी अधूरी बात से, मैं मान लीजिए किसी मामले में 10 सेंटेंस बोल रहा हूँ, आपने 5 ही सुने, तो बात तो अच्छा है तो सुन ली, उसकी बुराई तो सुनी ही नहीं आप लोगों ने, हैं? तो फिर अच्छाई के चक्कर में आप मान लो शेयर खरीद लेते हो, लेकिन बुराई से आप वाकिफ ही नहीं हो, तो अंडर दिस मुझे यू विल रिमेन लूजर। इसलिए मेरा ये अनुरोध है, आपकी इच्छा है बाकी तो, कि दोनों बात सुने, तसल्ली से देखें। रात को सोते समय तकिए पे लेट जाते हैं ना, या सोफा पे बैठ के आराम से बिल्कुल एंजॉइंग मूड में देखिए, मेरी बात को सुनिए, उसमें क्या दिक्कत है, व्हाट इज हार्म इन दैट। तो ऐसी सूरत में ये है। और आईटी सेक्टर के लिए मैं फिर एक बार कहता हूँ कि इसमें ध्यान देवें। अगर पैसा, मोटा पैसा, सॉलिड पैसा कमाना है किसी को, तो वन शुड गो इन आईटी सेक्टर। आप देखिए 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख रुपए, एक 70 हज़ार कमाओ कि कब तक कमाओगे आप? ये भाई कहीं तो गलती भी होगी। और तो उसमें क्या है कि वो कोई मजेदारी वाली बात नहीं है। जो पैसा बनता है ना, वो बल्क इन्वेस्टमेंट करो, कम शेयरों में करो, क्योंकि ज़्यादा में बखेर दोगे तो बल्क में हो नहीं पाएगा किसी अच्छे शेयर में। तो बल्क इन्वेस्टमेंट करो, और कम शेयरों में करो, और थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए तो करो, 2-3 साल के लिए तो। और एक ये अवसर है जब ये आईटी सेक्टर जो है ना अपने बिसात बिछा रहा है बाज़ारों के अंदर, और ये समझिए आपके लिए हलवा पक रहा है कढ़ाई में। और लेकिन कढ़ाई में आपको हलवा जब पड़ेगा जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, पूछेंगे, ताचेंगे। हलवा सिर्फ उसी को अलाउड है आईटी सेक्टर का, तो ये मान लीजिए आप। मतलब जो संयमी हैं, साधक हैं, तपस्वी हैं, ओनली दे आर एंटाइटल्ड टू एंजॉय दैट हलवा। है, मेरी बात का बुरा मत मानना भाई, ये बात है। हालांकि मैं कोई ज़्यादा हलवा नहीं खा सकता, एक तो बुढ़ापे का शरीर है, और कुछ मेरे को डायबिटीज, सीवियर नहीं है लेकिन है डायबिटीज। तो ठीक है, चलते हैं, अब कल मिलेंगे आपसे। और बाजार के बारे में कोई घबराने की बात नहीं, मार्केट विल रन, ठीक ठाक चलता रहेगा बाजार, ऐसी कोई बात नहीं, फंडामेंटल पे आधारित है, पढ़िए लिखिए। थैंक यू वेरी मच।